नमस्कार आप सबों को एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है ज्ञान जंक्शन चैनल पे। तो चलिए हम लोग आज चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 को कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोग दो चीज़ के बारे में समझेंगे। पहला है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय और दूसरा है एलसीएम एंड एचसीएफ। इसको हम लोग पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस आंसर्स को करेंगे। ठीक है, तो पहला है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, वो क्या होता है उसको समझते हैं। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय ये कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी भाज्य संख्या है, यानी कोई भी कंपोजिट नंबर है, मतलब जो उसको हम अगर उसका गुणनखंड निकालेंगे तो उसका जो गुणनखंड होगा वो अभाज्य संख्या का गुणनफल होगा, अभाज्य संख्या का गुणनफल होगा। कैसे होगा? जैसे मान लीजिए कोई भी भाज्य संख्या है, कोई भाज्य संख्या होता है, उसका क्या मतलब है कि वो अपने से और एक के अलावा किसी तीसरे नंबर से कटता हो, उसको हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कि भाज्य संख्या 12 एक ऐसा संख्या है जो भाज्य संख्या है। ठीक है, 12 भाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि ये 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटता है और 12 से कटता है, यानी कि दो से ज़्यादा से कट रहा है। ठीक है ना, तो मान लीजिए 12 है, 12 एक भाज्य संख्या है, 12 भाज्य संख्या है। इसको कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, मतलब अभाज्य संख्याओं। तो इसका अभाज्य संख्या का कैसे, इसको हम लोग इसको गुणनफल रूप में तोड़ते हैं। देखिए 12 को किससे देंगे? सबसे पहले 2 से देंगे, 6 आया, फिर 2 से देंगे 3 आया, फिर 3 से देंगे 1 आया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 12 को 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1 ऐसे लिख सकते हैं। अभी देखिए 12 भाज्य संख्या को 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, यानी कि ये 2 भी अभाज्य संख्या, 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, यानी कि इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही बताता है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। ठीक है, कि कोई भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या गुणनफल में लिख सकते हैं। ठीक है, अगला लाइन बोलता है कि तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका क्या मतलब हुआ? ये थोड़ा टू मच हिंदी हो गया नहीं? तो ये चाह रहा है, सिंपल स्टडी का ये मतलब है कि ये जो क्रम दिया हुआ है ना, क्रम जो सीक्वेंस दिया हुआ है, वो सीक्वेंस भले चेंज हो जाए लेकिन रहेगा यही। सिंपल इसका कहने का मतलब यही है कि आप 2 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1 को आप 3 गुना 2 गुना 2 गुना 1 कर दीजिए, सीक्वेंस बदल दीजिए, बट नंबर्स यही सब रहने वाला है। नंबर्स को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। यानी कहना चाहिए कि आने वाले क्रम के बिना, उस सीक्वेंस के बिना, मतलब सीक्वेंस में भले आप कुछ भी रख लीजिए, लेकिन वो जो गुणनफल आया है, जो 2 2 3 आया है, वो वही रहने वाला है, वो अद्वितीय होगा, यानी कि वो यूनिक होगा, अलग से कुछ और नहीं हो सकता, यही होगा। सीक्वेंस में वेरी, सीक्वेंस में चेंज, यही इनका कहने का मतलब है। तो आप समझ गए होंगे कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है। ठीक है ना, कि अब दूसरा चीज समझते हैं एलसीएम और एचसीएफ को। एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है, इसके बारे में पहले भी हम लोग समझे हैं। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है कि ऐसा संख्या होता है एलसीएम जो द्विविध संख्याओं को पूरी तरह विभाज्य हो जाता है, मतलब ऐसा सब छोटा से छोटा गुणज होता है जो द्विविध सभी संख्याओं से वो कट जाता है। ठीक है, जैसे अभी देखिए एग्जांपल दिए हैं। एग्जांपल मान लीजिए हमको एलसीएम निकालना है, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। एलसीएम निकालना है 4 और 6 का, 4 और 6 का हमको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है 4 और 6 का। कैसे निकालेंगे? आप इसको 4 को पहले गुणनखंड निकालिए, 4 का 2 हो गया, ये हो गया। ठीक है, 6 का निकाल लीजिए, 6 का निकालिएगा 2 3, ये हो गया। ठीक है, तो इसको 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 1 और 6 को लिख सकते हैं 2 गुना
3 गुना 1, लिख लिया। तो एलसीएम में क्या करेंगे, एलसीएम में क्या करेंगे कि जो गुणनफल के रूप में दिया हुआ है उस दोनों में देखेंगे कि जो दोनों में से किसी में भी प्रेजेंट होगा उसको हम यहाँ लिख देंगे। यानी कि एलसीएम है, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे कि इन दोनों में जो भी संख्या प्रेजेंट है, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2, इसके बदले 2 लिख दिए। अब अगला यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है तो भी लिख देंगे, क्योंकि हमको दोनों में से कोई एक जगह में होना चाहिए, दोनों में से कोई भी एक जगह से होगा तो हम यहाँ लिख देंगे। 2 लिख दिए। अब देखते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, तो कोई बात नहीं, लिख देंगे, क्योंकि दोनों में से कोई एक जगह होना चाहिए। बस हो गया। बाकी 1 को लिखेंगे नहीं लिखेंगे एक ही बात है। तो कितना हो गया 12। तो यानी कि 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा 12 होगा। 12 जो संख्या है वो 4 से अगर भागा देंगे तो ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, कोई शेषफल नहीं बचेगा, और 6 से भी देंगे तो पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। और ये संख्या 12 जो सबसे छोटी संख्या है, क्योंकि और भी संख्या हो सकता है, 12 दूना 24, वो भी ऐसा संख्या जो 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, और भी जितना आगे बढ़ते जाएंगे संख्या उतना मिल जाएगा। 24 दूना 48 मिल जाएगा, वो कट जाएगा। लेकिन हमको चाहिए लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबसे छोटा संख्या कौन है, जो 4 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा, वो संख्या को एलसीएम बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ में क्या करते हैं, चलिए एचसीएफ हमको इसी का निकालना है। मान लीजिए 4 और 6 का ही एचसीएफ निकालना है, तो उसमें क्या करेंगे, 4 और 6 का एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ, इसमें क्या करेंगे कि इस गुणनफल जो दिया हुआ है, जो अभाज्य गुणनखंड का जो दिया हुआ है, और इसमें जो दिया हुआ है, उस संख्या को पिक करेंगे, उस संख्या को लेंगे जो दोनों में हो, एक जगह होने से नहीं चलेगा। जैसे यहाँ तक क्या था कि एक जगह से कहीं भी था, चाहे इसमें था या उसमें था, हम ले लिए थे। यहाँ पे दोनों जगह होना अनिवार्य है। तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 लिख देंगे। यहाँ पे 2 है, अगला 2 कहीं नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 3 है, कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर है जो दोनों जगह है, बाकी कोई नंबर नहीं। देखिए अगला जो 2 आया ये यहाँ तो है बट यहाँ नहीं है, यहाँ 3 आया वो यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो एक 2 ही लिखेंगे। तो 4 और 6 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब समझ गए एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। अब ये 2 ऐसा संख्या है, बड़ी से बड़ी सी संख्या है, मतलब एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ये बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे अगर भागा देंगे 4 को और 6 को तो बिना शेषफल छोड़े पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो हम समझते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम को समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, जो संख्या दिया हुआ है उसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में देख रहा है। तो हम लोग अभी जो आधारभूत प्रमेय जो पढ़े थे हम लोग अंकगणित का, उसमें हम लोग यही चीज़ डिस्कस किए थे। ठीक है, तो चलिए 140 का करना है। 140 है, 140 को भागा दीजिए 2 से, कितना आएगा 70, फिर 2 से दीजिए कितना आएगा 35, फिर 2 से दीजिए कितना आएगा, 2 से जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि ये विषम संख्या है। क्या है ये विषम संख्या, तो किससे देंगे, देखिए 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा सीधे। क्यों जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 लास्ट में अगर जिसका यूनिट प्लेस पे 5 हो तो समझ जाना कि 5 से जरूर कटेगा, उसको समझ जाना कि 5 से जरूर कटेगा, जिसका पहला प्लेस पे 5 हो जरूर कटेगा। ठीक है, तो कितना जाएगा 7 × 5 = 35, 7 × 35। अब 7 तो अभाज्य संख्या तो किसी से नहीं जाएगा, खुद से ही जाएगा, यह हो गया। तो इसको लिख देंगे इसे 2 × 2 × 5 × 7। तो 140 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन 156 है। 156 भी इसी तरह से बन जाएगा। इसको बनाते हैं, ये थोड़ा बड़ा संख्या दिख रहा है, हम लोग इसको बनाते हैं 3825 को। ठीक है, सेकंड भी इसी तरह से बना सकोगे, जैसे जैसे दिया है आपको 156 को 2 से करना है, फिर जिस तरह से विभाजित देगा आप कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड को बनाते हैं 3825। किससे कटेगा, 2 से तो नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि ये विषम संख्या, देखिए फर्स्ट प्लस से 5 है, तो जब फर्स्ट प्लस से अगर विषम संख्या है तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। देखिए 3 से कट सकता है, देखिए देखते हैं काट के। 3 का 3, 3 दूना 6, 2 7 21 और 5, 1275 आएगा।
ठीक है, 1275 आया। चलिए अब इसको फिर से 3 से कट सकता है, कैसे? हाँ कटेगा 3 से, फिर देखिए 12 गुना 6 425 आएगा। ठीक है, ये 3 से कटेगा, 3 का 3 से, ये 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से ज़रूर कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि यहाँ पे पहला प्लेस पे 5 है। ठीक है, तो ये 5 से ज़रूर कटेगा। 8 बजे 40 85, अब 85 है, ये भी 5 से कटेगा, कितना आएगा? 17 5 85। अब 17 आ गया अभाज्य संख्या। अब ये किसी से नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटेगा मतलब 17 से ही कटेगा। अभाज्य संख्या का ही डिफिनेशन था ना कि वो अपने से और एक के अलावा किसी और से नहीं कट सकता है। तो 17 अभाज्य संख्या है, तो ये कटेगा किससे कटेगा? 17 से ही कटेगा, और एक बार में कटेगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 दिखा दिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने 3825 को कर दिया। इस तरह से सभी नंबर्स का आप सेम वे में करके आप अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंड के रूप में दिखा सकते हैं। तो हम समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 को आप समझ गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को चलते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एंड एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। मतलब हम लोग को ये कहने बोल रहा है कि पहले जो दो नंबर दिया हुआ उसका हमको एलसीएम निकाल लेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, और ये साबित करेंगे, ये चेक करेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम जो निकला उन दोनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे, उन दोनों का जो गुणनफल निकलेगा वो दी हुई दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, जो ये होता है, जो होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब एलसीएम या एचसीएफ में हम लोगों ने गलत निकाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन को चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 26 और 91, 26 और 91। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या बताया गया था? लोवेस्ट कौन मल्टीपल होता है? तो 26 है, इसको गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड 13 आएगा, 13 दूना 26। अब 13 आ गया तो 13 तो एक अभाज्य संख्या है, तो किसी से नहीं कटेगा, तो किससे नहीं कटेगा? तो किससे कटेगा? 13 से कटेगा ही। 1 आ गया, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 13 गुना 1। ठीक है, दूसरा संख्या 91 है, इसको कीजिए 2 से, कीजिए 2 से होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये विषम संख्या, विषम संख्या जो होगा वो 2 से नहीं होगा। 3 से देखते हैं, 3 से हो जाएगा। 3 दूना 6, 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि 3 3 नहीं होगा, फिर 1 बच जाएगा। तो किससे होगा? 5 से भी नहीं होगा, किससे होगा? 7 से होगा। ये सीधे जाके 7 से होगा। देखिए 7 का 7, 7 या 21, 7 या 21 है ना। अब ये किससे होगा? 13 से ही होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 7 गुना 13 गुना 1। 7 गुना 13 गुना 1 लिख सकते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में दिखा दिए दोनों संख्याओं को, 26 को भी और 91 को भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में दिखा दिए। अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे? देखेंगे कि कौन सा नंबर दोनों जगह है। जैसे देखिए ये 2 है, यहाँ 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो 2 लिख देंगे, क्योंकि दोनों में से कोई एक जगह होना चाहिए। यहाँ 13 है, यहाँ भी 13 है, 13 लिख देंगे। यहाँ 7 है, यहाँ 7 नहीं है, लेकिन फिर भी लिख देंगे, क्योंकि दोनों में से एक जगह होने से भी काम हो जाएगा मेरा। ठीक है, ये लिख दिए। ये हमारा हो गया एलसीएम। तो कितना आएगा? 13 दूना 26, और 26 को 7 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 26 को 7 से गुना करेंगे, 7 से 42, 7 9 14, अब 4 18, 182 आएगा। 182 आएगा। ठीक है, 182 आ गया। क्या? 182 आया एलसीएम। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एचसीएफ निकालने के लिए क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो ऐसा संख्या देखेंगे जो दोनों जगह हो, तो कौन सा संख्या होगा? 2 यहाँ है, इसमें नहीं है। 13 यहाँ है, 13 यहाँ भी है, तो ये दोनों जगह है, तो लिख दिए। 7 यहाँ है, लेकिन 7 यहाँ नहीं है, तो 13 के अलावा और कोई संख्या नहीं है जो दोनों जगह हो, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो एलसीएम हो गया 182, एचसीएफ हो गया 13। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ निकल गया। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो नंबर आएगा उसके बराबर होना चाहिए। ये हमको चेक करना है, क्योंकि एलसीएम इंटू एचसीएफ इजकल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ
दो संख्या जो दिया हुआ ए इंटू बी को भी संख्या दिया हुआ तो उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ आने की क्या हो गया, एलसीएम क्या दिया हुआ है 182 गुना 13 इक्वल टू ए इंटू बी, ए क्या 26 और 91, दो संख्या क्या 26 और 91, ये दोनों बराबर हमको होना है, साबित करना है, ठीक है। तो चलिए दोनों का गुणनफल निकाल लीजिए इस साइड का, कितना 182 को 13 से गुना करें कितना आएगा, 182 को 13 से गुना करिए, 3 दूना 6 24, 3 दो 5, 182 ऐसे लिख दीजिए, 6 आया 2366, कितना आया 2366 आ गया, ठीक है। उसी तरह से गुना कीजिए 2691 को, 2691, 26 लिख दिए, 9 54 4 यहाँ लिख दिए, 18 और 5 23 लिख दिए, 2366, देखिए हो गया प्रूफ। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन दोनों बराबर हो गया, तो इसका मतलब साबित भी कर दिया, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ गया। सेकंड क्वेश्चन को भी बना लेते हैं एक बार, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है 510 और 92, 510 और 92। चलिए 510 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में दिखाते हैं, 2 से जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि सम संख्या है, 2 दूना 4, 5 255। अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि विषम हो गया, 3 से भी नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 8 या 24 85। अब ये 3 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 17 5 85। अब ये सिर्फ 17 से ही जाएगा, ठीक है। तो हम इसको दे सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 1, इसके रूप में दिखा दिए। सेकंड क्या है 92, इसको करते हैं 2 से जाएगा क्योंकि ये सम संख्या है, तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और यहाँ हो जाएगा 6 46, ठीक है। फिर 2 से चला जाएगा 2 और 3, अब 23 आ गया, तो 23 अभाज्य संख्या हो गया, 23 जो है सो प्राइम नंबर है, तो ओनली ये 23 से ही जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 2 गुना 23 गुना 1, ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब हमने अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में दिखा दिया। अब चलिए एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, वही पुराना तरीका, कैसे निकालेंगे, वैसा संख्या लेंगे जो दोनों जगह हो, दोनों में से कोई एक जगह हो, दोनों जगह नहीं, दोनों में से कोई एक जगह। तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 लिख दिए, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी 2 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, फिर भी लिख देंगे। यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, फिर भी लिख देंगे। यहाँ 17 है, यहाँ 17 नहीं है, फिर भी लिख देंगे। और यहाँ 23 है, यहाँ 23 नहीं है, फिर भी लिख देंगे। समझ गए। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जो दोनों जगह होना चाहिए। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 लिख दिए। यहाँ फिर अगला 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों होगा जगह होना अनिवार्य। यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, नहीं लिखेंगे। यहाँ 5 है, नहीं है, 17 है, नहीं है, 23 है, नहीं है, मतलब 2 ही एक ऐसा संख्या है जो दोनों जगह मौजूद है, तो इसका एचसीएफ, तो 2 ही ऐसा संख्या जो दोनों जगह मौजूद है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा। तो एलसीएम क्या हो गया, इसको मल्टीप्लिकेशन करके निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4 3 12 50 60 गुना 17 गुना 23 कीजिए, 7 गुना 17 गुना 23 करेंगे, तो इसका नंबर निकल के आएगा, 2460 निकल के आएगा, 2460 निकल के आएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम ये हो गया, ठीक है। एचसीएफ 2 हो गया, निकाल लिया हमने एलसीएम एचसीएफ। अब हमको साबित करना है का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, ठीक है। साबित करते हैं, चलिए। एलसीएम क्या है, 23460 गुना 2, एलसीएम इंटू एचसीएफ हो गया, एलसीएम इंटू एचसीएफ हो गया, 510 गुना 92, 510 गुना 92। अब चलिए जोड़ते हैं, गुना करते हैं। अब चलिए गुना करते हैं, क्या करेंगे, कितना आएगा। अब इन दोनों को गुना करते हैं, अब साबित करते हैं। 2346 को 2 से करेंगे, 6 दूना 12, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 46920 यहाँ आएगा, 46920 आएगा। और इसको गुना कर लीजिए, 510
510, 510 का 51 से करते हैं, वो लास्ट में 0 बैठा देंगे, ठीक है। 2, 5 दूना 10, 102 आया, 9 आया, 45 आया, 2, 9, 6, 4692 आया, लास्ट में 0 जो था छोड़ दिए थे उसको लास्ट में बैठा देंगे, ठीक है। तो 46920, देखिए दोनों बराबर हो गया तो साबित हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पहला और दूसरा क्वेश्चन बना लिए, एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिए और उसको फिर हम मल्टीप्लाई करके देख लिए, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके उन दोनों संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क है, तीसरा क्वेश्चन आप बनाइए, सेम इसी तरह से बनाइए, बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अभी तक हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालने तो समझ ही गए कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, या 3 संख्या निकालना है, 12 का निकालना है, 6 ऐसे आ गया ऐसे, यानी इसको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, ठीक है। 15 का निकालना है, 2 से नहीं होगा 3 से होगा, यानी इसको लिखेंगे 3 गुना 5 गुना 1। 21 का निकालना है, 21 कितना से होगा? 3 से हो जाएगा, और 7 है तो 7 ही से होगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 3 गुना 7 गुना 1। इसको हम लेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया, क्योंकि एक एक नंबर जो भी नंबर गुणनफल में वो सब अभाज्य संख्या है, सब क्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो हमको एलसीएम निकालना है, हमको क्या निकालना है? पहला एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले देखेंगे कि कौन सा संख्या जो तीनों में से किसी भी जगह होना चाहिए। तो 2 है, लिख दिए, ठीक है। 2 यहाँ है, लिख दिए, ठीक है। उसका फिर अगला फिर 2 है, फिर से लिख दिए। अगला 3 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लिख दिए। यहाँ अगला में आते हैं, यहाँ 5 है, लिख दिए। हमको देखना भी नहीं है कि अब ये हो गया। अब यहाँ पे 7 है, अब 7 इनमें से कहीं नहीं है, लेकिन यहाँ तो है, किसी एक जगह होना चाहिए, तो हो गया। तो हमारा एलसीएम हो गया 7 × 5 = 35 तिया कितना होगा? 105। 35 तिया हो जाएगा 105 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 420। एचसीएफ निकालिए, चलिए एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के क्या करेंगे? ऐसा संख्या लेंगे जो तीनों जगह मौजूद हो। देखिए यहाँ 2 नहीं है कहीं, 2 सिर्फ यहीं है। हाँ देखिए ये 3 और 3 तीनों जगह है, 3 ले लिए। 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 7 3 ही ऐसा संख्या है जो तीनों के अभाज्य गुणनखंड में है। तो 3 जो हमारा होगा उसका एचसीएफ हो जाएगा, 3 जो हमारा। अब इसमें एक चीज़ अब और कर सकते हैं, एक चीज़ और ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए देखिए ये 2 गुना 2 है, ठीक है। 2 गुना 2 है, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 1, 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। तो एलसीएम में हमेशा ध्यान रखना है कि जो हाईएस्ट पावर होगा किसी भी संख्या, जैसे 2 का पावर 2 है, तो जो हाईएस्ट पावर होगा उसको ले लेना है। हाईएस्ट पावर होगा उसको ले लेना। देखिए हम लोगों ने क्या किया था? 2 गुना 2 को ले लिया था। एचसीएफ में क्या करेंगे? जो लोवेस्ट पावर होगा उसको लेंगे। जैसे मान लीजिए किसी गुणनखंड में 2 गुना 2 दिया हुआ है और किसी गुणनखंड में 2 गुना 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 गुना 1 को लेंगे, ये ना कि 2 गुना 2 को नहीं लेंगे, 2 गुना 1 को लेंगे। ये समझने का तरीका है, कंसेप्ट वही है कि वो संख्या को लेना है एलसीएम में जो दी हुई सभी अभाज्य गुणनखंड में किसी एक जगह मौजूद हो, और एचसीएफ में उसको लेंगे जो सभी अभाज्य गुणनखंड में मौजूद हो। वही कंसेप्ट है। तो इसको आप ऐसे भी करके कर सकते हैं कि अगर किसी संख्या का जितना हाईएस्ट पावर होगा तो एलसीएम में हाईएस्ट पावर वालों को ले लेंगे, जिसका बेस जो है वो सेम होना चाहिए, सेम बेस के लिए पावर, ठीक है। सेम बेस के लिए पावर होना चाहिए, ध्यान रखना। और एचसीएफ केस में जिसका लोएस्ट पावर होगा उसको ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए ये समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 17, 23 और 29। अभी आपको यहाँ देख के थोड़ा देख के आप समझिए कि 17, 23 और 29 तीनों का तीनों संख्या जो वो अभाज्य संख्या है। तीनों का तीनों संख्या जो है वो क्या है? अभाज्य संख्या है। अब तीनों अगर अभाज्य संख्या है तो इसका किसी से विभाजित तो होगा नहीं, तो किसी से विभाजित नहीं होगा
तो इसका मतलब ये है कि किसी से विभाजित नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब 17, 23 और 29, इसका एलसीएम जो होगा वो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि किसी से विभाजित होगा नहीं, तो किसी से विभाजित नहीं होगा तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लिया 17 है, 17 तो किसी से नहीं कटेगा, 17 से कटेगा। 23 है, किसी से नहीं कटेगा, ऐसे है। 29 किसी से नहीं कटेगा, ऐसे है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 17 गुना 1 में लिखेंगे, इसको 23 गुना 1 में लिखेंगे, इसको 29 गुना 1 में लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे ना अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। तो एलसीएम निकाला रहेगा तो देखेंगे 17, हाँ 17 लिख दिए। फिर देखेंगे 23 लिख दिए। फिर देखेंगे 29 लिख दिए। इन तीनों का गुणनफल जो आएगा वो इसका एलसीएम हो गया, ठीक है। और एचसीएफ क्या होगा, अब देखिए एचसीएफ क्या होने वाला है। एचसीएफ में क्या था कि ऐसा संख्या ढूंढना जो तीनों जगह हो। अब देखिए 17 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, 23 यहाँ है तो कहीं नहीं है, इसके अलावा 29 यहाँ है तो सिर्फ यहीं है, कहीं नहीं है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, तो यहाँ देखना होगा कि 1 एक ऐसा संख्या है जो तीनों जगह मौजूद है, क्योंकि 1 तो गुना रहता ही है, 1 तो अभाज्य गुणनखंड में 1 तो रहता ही है। तो 1 इसका जो है ऐसा संख्या है जो तीनों जगह मौजूद है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा इन तीनों का गुणनफल निकाल लीजिएगा, जो आएगा उसका आंसर होगा एलसीएम। और एचसीएफ हो जाएगा 1। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 ही ऐसा संख्या है जो तीनों गुणनखंड का जो दिया हुआ उसमें मौजूद है। समझ रहे हैं। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन को, आप ये आपका होमवर्क हो गया, इसको तीसरा क्वेश्चन को बनाइए उसी तरह से जैसे हम लोग 1 और 2 को बनाए थे, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, ठीक है।